नमस्ते छात्रों। लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे पार्ट 10 ओजोन विघटन का संकट, लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। लास्ट वीडियो में हमने लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का अल्प परिचय हमने देख लिया, उनके साहित्य के बारे में हमने जानकारी ली है, विधा का परिचय हमने ले लिया है और संक्षिप्त में ओजोन विघटन का संकट इस पाठ का अल्प परिचय हमने लास्ट वीडियो में देख लिया। साथ ही साथ कुछ परिच्छेदों का हमने यहाँ विस्तृत जानकारी भी हमने ले ली, जिसमें हमने देखा है वर्तमान युग है वह विज्ञान और प्रायोगिक युग है। दुनिया में भौतिक विकास की होड़ सी लगी है, यानी दुनिया में भौतिक विकास करने की होड़ सी लगी है, लेकिन उस भौतिक विकास के करने के चक्कर में हम ये भूल गए कि हम प्रकृति को ही नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जाने अनजाने में हम प्रकृति को किस तरह क्षति पहुंचा रहे, किस तरह हम हानि पहुंचा रहे। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जो इस भौतिक सुधार की वजह से या आधुनिकता की वजह से उस पर असर नहीं पड़ा। ऐसा एक भी क्षेत्र हमको नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमने आधुनिकता के नाम पर हम प्रकृति को ही दांव पर लगा दिया। जैसे हम देखते हैं कि इस दुनिया में हवा पानी जो वो भी हमें अच्छी तरह से नहीं मिल रहा है, यानी भौतिक विकास के चक्कर में हवा पानी भी हमें प्रदूषित मिल रहा है, यहाँ तक मिट्टी भी हमें अच्छी नहीं मिल रही। यानी भौतिक विकास का परिणाम इन सभी बातों पर पड़ा हुआ है और इस भौतिक विकास में हम पूरी तरह से फंसते जा रहे हैं। यानी हमारे पास सांस लेने के लिए भी अच्छी हवा नहीं मिलती या पीने के लिए भी अच्छा पानी नहीं मिल रहा है। सिर्फ इस भौतिक विकास में हम ये जो प्रकृति है, उन प्रकृति में जो मिलने वाली सुविधा है, उन सुविधाओं को ही हम नष्ट करते जा रहे हैं। और ऐसा ही होता रहेगा तो आगे बहुत बड़ी समस्या का सामना हमें करना पड़ेगा। यहाँ तक कई पर्यावरणविद जो पर्यावरण के ज्ञानी हैं, उन लोगों ने तो यही कहा है कि ऐसा ही होता रहा तो हमें शुद्ध या अच्छा जल भी नहीं मिलेगा और उस जल के लिए हमें तरसना पड़ेगा। और उन्होंने कुछ लोगों ने ये भी कहा है, कुछ लोगों ने शंकाएं उपस्थित कर दी है कि ऐसा ही चलता रहा तो अगला जो विश्व युद्ध है वह आर्थिक या राजकीय कारणों से या युद्ध से संबंधित युद्ध नहीं होगा, वो पानी के लिए युद्ध होगा। और वो जो उन्होंने कहा है उसमें कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहा, ये सच है। क्योंकि जिस तरह हम ये जो हमारे पर्यावरण में हमारे यहाँ जो सुविधा है उसका अनियंत्रित हम उपयोग कर रहे हैं, इससे तो ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने कहा है कि हम अगला युद्ध पानी के लिए होगा, उसमें कोई भी गलत बात नहीं कि ऐसा हो सकता है। यानी इस तरह अगले लेक्चर में हमने देखा है कि किस तरह लोग प्रकृति को ही लोग आधुनिकता के नाम पर या सुधार के नाम पर भौतिक सुविधाओं के चक्कर में प्रकृति को ही हम नष्ट करते जा रहे हैं। यानी आज हम सिर्फ पर्यावरण का एक दूसरा पहलू है, यानी ऐसे पर्यावरण को नष्ट करने वाले अनेक जो साधन है या पर्यावरण को हम नष्ट करें, लेकिन हम दूसरे एक पहलू को हम यहाँ देख रहे हैं, जो है ओजोन विघटन का संकट। यानी ओजोन विघटन का संकट, इस ओजोन विघटन की वजह से किस तरह संकट आ रहा है उसके बारे में हम जानकारी इस पार्ट में हम ले रहे हैं। क्योंकि पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया में
इसकी चर्चा हो रही है ओजोन विघटन की। और इस ओजोन विघटन की चर्चा हो रही है, इसे लेकर लोगों में खासी चिंता व्यक्त की जा रही है। लोग उसके बारे में चिंतित है। और ये भी लास्ट लेक्चर में हमने बताया कि आखिर ये सवाल समूचे मानव सभ्यता के अस्तित्व का है, क्योंकि इस तरह ओजोन विघटन हुआ या ओजोन को हानि पहुंच जाएगी तो समस्त मानव जीवन को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन यहाँ यही बताए कि प्रश्न उठता है कि ये ओजोन है क्या, उसकी उपयोगिता क्या है, उसका विघटन क्यों और कैसा हो रहा है, और ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या हैं। यदि ये खतरे एक हकीकत है तो इस दिशा में हम कितने गंभीर हैं और इसे निपटने के लिए हम सावधानी के तौर पर हम कौन से कदम उठा रहे, यही हम लास्ट लेक्चर में देख लिया है। क्योंकि सब लोग दुनिया में सब लोग चिंतित है कि ये ओजोन विघटन अगर हुआ तो हमारे जीव जंतु पर, हमारे ऊपर काफ़ी असर हो सकता है। लेकिन चिंताएं हम व्यक्त करें, लेकिन उसे रोकने के लिए हम हमारी तरफ से क्या कोशिश कर रहे हैं, इसके तरफ कोई ध्यान नहीं देता, या हम उस विघटन को रोकने के लिए सावधानी के तौर पर हम क्या करें उसके बारे में हम जानकारी नहीं ले रहे। तो यहाँ ये ओजोन है क्या, उसके दुष्परिणाम क्या, विघटन के दुष्परिणाम क्या है, उसके ओजोन के फायदे क्या है, उसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में जानकारी ली है। ओजोन जो है वो एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी हुई है। यानी हमारे यहाँ अनेक गैस है, उनमें से एक ओजोन है और वो 3 परमाणुओं से बना हुआ एक गैस है। और वो गैस नीले रंग का नीले रंग की होती है और वह प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है। ये गैस जो है ओजोन वो मानव के लिए हानिकारक है, क्योंकि श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है और ये वायुमंडल में हमारी ये गैस है, हमारी रक्षा भी कर देती है। ये ऐसा ओजोन है। ये ओजोन गैस है जिसकी वजह से धरती पर जीवन फूल सका। यानी ओजोन जो है वह मनुष्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये गैस श्वास नलिका में जाएंगे तो हमको जलन पैदा कर देती है। यानी मनुष्य जाति के लिए हानिकारक है, लेकिन मनुष्य के लिए फायदेमंद भी है, क्योंकि ये गैस की वजह से मनुष्य धरती पर जो मनुष्य है या जीव जंतु है वह सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि ये ओजोन जो है धरती से 15-20 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। यानी हमें पता है कि ये 20-25 किलोमीटर है। यानी ये जो सूर्य की किरणें, वो किरणें हमें कुछ हद तक फायदेमंद है, लेकिन उसके पैराबैंगनी किरणें वह अगर हमारे पास आएंगे तो हमें उसका नुकसान होगा, या कई बार उससे मानव या सृष्टि पर जो जीव जंतु है वह नष्ट भी होने की संभावना है। लेकिन ये ओजोन जो है वो ओजोन उन किरणों को पृथ्वी से 15-20 किलोमीटर ऊपर की ऊपर झेल लेता है। यानी ये मनुष्य जाति के लिए फायदेमंद है। यानी मनुष्य जाति के लिए हानिकारक है लेकिन फायदेमंद भी है, क्योंकि वह जो परेशानी है वो ऊपर के ऊपर झेल लेता है। यानी लास्ट परिचय में हमने यहाँ तक देख लिया है, हम आगे का परिचय अब हम देख लेंगे। हम ये ओजोन गैस हमारे वायुमंडल में मौजूद ओजोन बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर देता है और उन्हें धरती तक आने नहीं देता। यानी जो सूर्य की पैराबैंगनी किरणें, उस पैराबैंगनी किरणें को ऊपर के ऊपर वह झेल लेता है और उसे अवशोषित कर देता है, उनको ऊपर के ऊपर नष्ट कर देता है। यानी ये
धरती तक आने नहीं देता। इसलिए हम यहाँ सुरक्षित है, हमारे धरती पर जो जीव जंतु है वह सुरक्षित है। अगर वह वो ओजोन को हानि पहुंचेगी, विघटन हो जाएगा, तो वो पैरा बैंगनी किरणें धरती पर आ जाएगी और मनुष्य जीवन के लिए बहुत वह घातक है। कई बार उस किरणों से मनुष्य को त्वचा का कैंसर भी हो सकता है, या धरती पर जो छोटे मोटे जीव जंतु है वो जीव जंतु भी नष्ट हो सकते हैं। इसलिए ओजोन मनुष्य के लिए फायदेमंद भी है और कुछ हद तक वह मनुष्य के लिए हानिकारक भी है, लेकिन ज़्यादातर ये फायदेमंद है। यदि ये किरणें बेरोक टोक धरती की सतह पर चली आए तो इंसान के साथ ही जीव मंडल में तमाम दूसरे जीव जंतु को भारी नुकसान हो सकता है। यानी ये अगर पैरा बैंगनी किरणें धरती पर आ जाए तो इंसान को तो हानि हो सकती है, उसको नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ धरती पर जो जीव जंतु है उस जीव जंतु को भी उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा या वो जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ये ओजोन वह हमारी रक्षा कर देता है, यानी वह ऊपर की ऊपर उन पैरा बैंगनी किरणों को झेल लेता है, उनको नष्ट कर देता है और धरती तक आने नहीं देता। लेकिन आजकल हम ओजोन विघटन कर रहे हैं, यानी कई राष्ट्रों में, हमने लास्ट वीडियो में भी बताया कि कई राष्ट्रों में ये ओजोन विघटन हो रहा है, क्योंकि धरती पर जो आधुनिकता के नाम पर या सुधार के नाम पर या भौतिक सुविधा के चक्कर में लोग उसको नष्ट करते जा रहे हैं और इसलिए उसका विघटन हो रहा है। इसलिए कई ऐसे ऑस्ट्रेलिया या अन्य ऐसे जो राष्ट्र है वहाँ के लोग स्थलांतरित हो रहे हैं उस ओजोन की वजह से, उस विघटन की वजह से। ये पैरा बैंगनी किरणें मनुष्य के ऊपर आ जाते हैं, उनके कैंसर, त्वचा के कैंसर हो जाते हैं। कई आप देखते हैं कि विदेशी लोग यहाँ आते हैं और वो यहाँ की जो किरणें हैं वो ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ अभी तक सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन बाहर लोग उसकी वजह से स्थलांतरित हो रहे हैं। इन पैरा बैंगनी किरणों से मनुष्य के त्वचा के कैंसर से लेकर दूसरे अनेक तरह के रोग हो सकते हैं। इन त्वचा के कैंसर हो सकते हैं, साथ ही साथ दूसरे अनेक रोग हो सकते हैं इस पैरा बैंगनी किरणों की वजह से। जिस तरह रोजमर्रा के जीवन में सामान्य छतरी, धूप और बरसात में हमारा बचाव करते, उसी तरह वायुमंडल में स्थित ओजोन की परत हमें घातक किरणों से बचाते। यानी हम देखते हैं कि रोजमर्रा के जीवन में ये छतरी है, धूप और बारिश से हमारा रक्षण करते, संरक्षण करते। वैसे ही ओजोन जो है वह वायुमंडल घातक किरणों से, यानी वायुमंडल में जो घातक किरण है उस घातक किरण से हमारी रक्षा कर देते, क्योंकि वो घातक किरण धरती तक आने नहीं देती और यहाँ के जीव जंतु मनुष्य उसको क्षति नहीं पहुँच जाती, क्योंकि ऊपर ही किरणें हमें बचाते। इसलिए प्रायः इसे ओजोन छतरी के नाम से भी पुकारते, यानी ये जो ओजोन छतरी के नाम से भी उसे पुकारते, यानी वो ओजोन छतरी के नाम से पुकारते, क्योंकि ये छतरी हमारा रक्षण करते हैं, हमारे धरती पर जो जीव जंतु है इसलिए उसका रक्षण करते थे। सभ्यता के आदिम काल से ये छतरी जीव जंतु और पेड़ पौधों की रक्षा करती रही है। जीव जंतु पेड़ पौधों से सदियों से ये छतरी हमारी रक्षा करती आ रही है और उसके तले सभ्यता फलती रही है, यानी वो हमारी रक्षा करती है। इसलिए धरती पर सभ्यता फली फूली है, यहाँ हम खुश रहते, यहाँ सुख समाधान से हम जीवन जीते और यहाँ जीव जंतु हुआ अच्छी तरह से जीते उस छतरी के वजह से। विकास की अंधी दौड़ में हमें संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया, यानी विकास के धुन में या दौड़ में संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया, बेमिसाल इस्तेमाल कर दिया है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान हमें इस बात का ध्यान प्रायः कम ही रहा है कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा, यानी अंधाधुंध हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए उसका दुष्परिणाम क्या होगा इसकी तरफ हमारा ध्यान रहना चाहिए। परिणाम हम सबके सामने, हमारे कारनामों से प्राकृतिक संतुलन चरमरा गया है या प्रकृति का पर पूरा असर पड़ चुका है। आप देखते हैं कि यहाँ हवा, पानी, मिट्टी सब प्रदूषित हो रहा है और उसका परिणाम हम भुगत रहे।
यानी ये अंधाधुंध इस्तेमाल करने से आपको पता है कि ये सुधार की होड़ में हम जो जंगल है या पेड़ पौधे उसे काट रहे हैं और हम यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि हमें इस पेड़ पौधों की वजह से अच्छी हवा मिलती है, पानी अच्छा मिलता है, लेकिन लोग सुधार के नाम पर उसको नष्ट करते जा रहे हैं और इसका पूरा परिणाम हमारे सामने है। भूमंडल पर शायद ही ऐसी कोई चीज शेष हो जो हमारे क्रियाकलापों से प्रभावित न हुई हो। स्पष्ट है ओजोन भी इसका अपवाद नहीं। यानी इस भूमंडल में ऐसी कोई चीज शेष हो जो हमारे क्रियाकलाप हम जो कर रहे हैं सुधार के नाम पर उससे प्रभावित नहीं हुई, ऐसी एक भी चीज नहीं। उसमें से ये है, ये ओजोन भी है, उससे अपवाद नहीं। यानी ओजोन भी उस चपेट में आ गया है। यानी ओजोन में आइए अब देखें कि ओजोन का विघटन क्यों और कैसे हो रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन से लेकर प्रशीतक यानी फ्रिज और एयर कंडीशनिंग वगैरह में प्रशीतन का अहम स्थान है। यानी ओजोन का विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, इसमें उन्होंने लेखक ने बताया है कि जैसे कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन से लेकर प्रशीतक यानी फ्रिज और एयर कंडीशन वगैरह में प्रशीतन का अहम स्थान है। प्रशीतन यानी ठंडा करने का साधन, जैसे रेफ्रिजरेटर में ठंडा किया जाता है, वो प्रशीतन का महत्वपूर्ण स्थान है। सन 1930 से पहले प्रशीतन के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल होता था। प्रशीतन के लिए यानी 1930 तक ठंडाई के लिए यानी रेफ्रिजरेटर में जो ठंडाई होती है किया जाता है, उसमें अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उसके इस्तेमाल से अनेक व्यावहारिक कठिनाई थी। यानी वो इस्तेमाल से अनेक व्यावहारिक कठिनाई की प्रॉब्लम होते थे। उदाहरणार्थ ये गैस तीक्ष्ण थी और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। यानी ये जो गैस थी वो तीक्ष्ण और मानव के लिए हानिकारक थी। अतः वैज्ञानिकों को एक अरसे से इनकी उचित विकल्प की तलाश थी जो इन कमियों से मुक्ति हो। इस क्रम में 3 दशक में थॉमस मेडले द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि रही। यानी वो अमोनिया सल्फर डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए वो तीक्ष्ण और मनुष्य जीवन के लिए थोड़ा हानिकारक था। इसलिए पूरे वैज्ञानिकों को खोज थी, भाई वैज्ञानिक कोशिश कर रहे थे कि कुछ तो नया कुछ लाएंगे, और उसी समय थॉमस मेडले ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक एक खोज निकाली जो प्रशीतन के क्षेत्र में उन्होंने क्रांति कर दी। यानी ठंडाई लाने के लिए उन्होंने क्रांति कर दी। जो वैज्ञानिक परेशान थी कि इससे कुछ नया निकाले, लेकिन उन्होंने थॉमस मेडले ने नया एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन की खोज की। वह प्रशीतन के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई। अध्ययन से पाया गया कि ये रसायन सर्वोत्तम प्रशीतक हो सकते हैं क्योंकि ये रंगहीन, गंधहीन, अक्रियशील होने के साथ साथ अज्वलनशील भी थे। यानी वैज्ञानिकों ने खोज किया और ये उनको पता लगा कि ये प्रशीतन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें रंगहीन है, गंधहीन है, अक्रियाशील है, साथ ही साथ अज्वलनशील है। इसलिए ये प्रशीतन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, ये वैज्ञानिकों को पता चला। इसके बाद तो प्रशीतन में CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल चलने 1930 के बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही इस्तेमाल होने लगा। इसके पहले अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल किया जाता था प्रशीतन के लिए, यानी ठंडाई करने के लिए।
लेकिन अभी CFC का इस्तेमाल 1930 के बाद किया जाने लगा। प्रशीतन उद्योग में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह CFC ने ले ली। इससे प्रशीतन प्रौद्योगिकी में एक क्रांति सी आ गई। तदनंतर बड़े पैमाने पर CFC यौगिकों का उत्पादन होने लगा और घरेलू कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन से लेकर फ्रिज और एयर कंडीशन में खूब इस्तेमाल होने लगा। यानी जब ही थॉमस मिडले ने CFC की खोज निकाली, तभी से सब जगह CFC का उपयोग होने लगा। हर जगह, जैसे प्रसाधन सामग्री, घरेलू कीटनाशक, दवाएं, रंग रोगन से लेकर फ्रिज, एयर कंडीशन में इसका खूब इस्तेमाल होने लगा। तभी से ये CFC प्रशीतन के लिए ये महत्वपूर्ण साबित हुई। आज के लेक्चर में हम इतना ही देख लेंगे, लेकिन इसके ऊपर हम स्वाध्याय के लिए कुछ प्रश्न हम पूछ लेंगे। स्वाध्याय के लिए आकलन हेतु प्रश्न देखिए। CFC नामक यौगिक का आविष्कार किसने किया? CFC नामक यौगिक का आविष्कार किसने किया? उसका उत्तर है थॉमस मिडले। जो 1930 के पहले लोग परेशान थे कि कुछ नया निकालेंगे, तो भी 1930 के बाद थॉमस मिडले ने CFC का आविष्कार कर दिया। दूसरा, 1930 के पहले प्रशीतन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली गैस, यानी 1930 के पहले प्रशीतन के लिए या ठंडा करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता था? अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड, इस गैस का इस्तेमाल किया जाता था 1930 के पहले। परिणाम लिखिए। प्यारा बैंगनी किरणें धरती की सतह पर आए तो, यानी प्यारा बैंगनी किरणें धरती के सतह पर आए तो क्या होगा? तो इंसान के साथ जीव मंडल में तमाम जीव जंतु को भी भारी नुकसान हो जाएगा। मनुष्य को अनेक रोग हो जाएंगे। यानी प्यारा बैंगनी किरणें धरती पर आ जाएगी तो मनुष्य को हानि हो जाएगी, साथ ही साथ अन्य जीव जंतु को भी उसके परिणाम भुगतना पड़ेगा। घटना के अनुसार वाक्यों का उचित क्रम लगाइए। जैसे जैसे घटना होती है उसका उचित क्रम लगाइए। देखिए, हमारे कारनामों से प्राकृतिक संतुलन चरमरा गया है। दूसरा, इससे प्रशीतन प्रौद्योगिकी में एक क्रांति से आ गई। वायुमंडल में स्थित ओजोन की परत हमें घातक किरणों से बचा दी। चौथा, विकास की आंधी दौड़ में हमने संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया। यानी क्रम से लिखना है। देखो, पहला क्रम है वायुमंडल में स्थित ओजोन की परत हमें घातक किरणों से बचाती है। दूसरा, विकास के आंधी दौड़ में हमने संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है। हमारे कारनामों से प्राकृतिक संतुलन चरमरा गया। इससे प्रशीतन प्रौद्योगिकी में क्रांति सी आ गई। यानी इस तरह ये क्रम है। दूसरा, शब्द संपदा। परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखे। यानी इस परिच्छेद में शब्द युग्म ढूंढकर लिखे। 4 दिए। 1, रंग रोगन। दूसरा, जीव जंतु। तीसरा, पेड़ पौधे। चौथा, फलती फूलती। प्रतीति अभिव्यक्ति के लिए। विकास की आंधी दौड़ में आज का मनुष्य संतुष्ट होना भूल गया है। इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखें। यानी आपको लिखना है। तो इस परिचय पर इतनी ही प्रतियां। तो आज के लेक्चर में हम